नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये मेरी हिस्ट्री की क्लास है और आज मेरा टॉपिक है सल्तनत काल में तुगलक वंश। तो कल जो वीडियो अपलोड किया गया था उसमें तुगलक वंश कंप्लीट नहीं हुआ था, केवल हमने दो शासकों के बारे में, कौन कौन से, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी थी, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ये तुगलक वंश का जो है वो सेकंड वीडियो है। इसमें मैंने तुगलक वंश की लगभग मोटी मोटी जानकारी जो एग्ज़ाम के लायक उपयोगी है सभी मैंने इसमें दी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिरोज शाह तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो है अगला शासक जो है वो कौन बना आपका, फिरोज शाह तुगलक बना। ये कौन था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का जो है वो चचेरा भाई था। कौन था ये, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, जो फिरोज शाह तुगलक के नाम से जो है वो गद्दी पर बैठा। और इसके बारे में कुछ एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। जैसे कि एक फैक्ट आपका यही है कि यह ऐसा प्रथम मुसलमान शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। तो हमने पिछली क्लासों में बताया है आपको कि जजिया कर जो है वो एक ऐसा कर था जो गैर मुस्लिमों पर जो है वो मुसलमान शासकों द्वारा लगाया जाता था। तो अभी तक ये देखा गया था कि जो भी जजिया कर जिसने भी लगाए थे तो उसमें मुसलमानों पर जजिया कर जो है वो नहीं लगाया था। लेकिन ये फिरोज शाह तुगलक जो है ऐसा प्रथम सुल्तान था दिल्ली सल्तनत काल का जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला कौन था, तो कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। फिर भारत में कृषि पर इसने अधिक ध्यान दिया, है ना, और इसने सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक सिंचाई कर भी लगाया और भारत में जो है वो एक प्रकार से नहरों का जाल बिछाने का श्रेय जो है वो इससे जाता है। तो ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि 9 बड़ी नहरों का निर्माण जो है वो इसी ने किया था। किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। और नहरों के रखरखाव के लिए जो है उसने जनता पर जो है वो सिंचाई कर भी लगाया। फिर हम आगे चलते हैं तो इसने कुछ बड़े नगरों की स्थापना की जो आज काफ़ी बड़े नगर हैं, प्रसिद्ध नगर हैं। तो उनके बारे में क्वेश्चन पूछता है कि इस नगर की स्थापना किसने की, तो इसने मुख्य रूप से कई नगरों की स्थापना की, लेकिन यहाँ पे हम मुख्य नगर बताने जा रहे हैं। तो वो कौन कौन से हैं आपके, जैसे फतेहाबाद, फिर आपका फिरोजपुर, फिर आपका जौनपुर, फिर आपका हिसार आदि नगरों की स्थापना किसने की, आपकी फिरोज शाह तुगलक ने। तो देखिए ज़्यादातर फा से नाम है इसके, है ना, ज़्यादातर फैजाबाद, वो फतेहाबाद, फिरोजपुर, है ना। फिर आगे चलते हैं हम, तो इसने जो है वो 2 सिक्के भी जारी किए। तो ये सिक्कों से क्वेश्चन आपका आया है। उन सिक्कों का क्या नाम था, अद्धा और बिख। क्या नाम था, अद्धा और बिख। तो एग्जाम में पूछा गया है ये कि अद्धा और बिख क्या थे, तो ये महमूद वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा जारी किए गए सिक्के थे, है ना। जैसे अपने सिक्के होते हैं उसी तरह से इसके सिक्के का क्या नाम था, अद्धा और बिख। और एक क्वेश्चन आपका इससे और कई एग्जामों में आया है आपका कि सल्तनत काल में, क्योंकि सल्तनत काल में हमने देखने में आया है कि दासों को रखने की परंपरा एक अच्छी विकसित हो चुकी थी, है ना, बहुत सारे दास रखे जाते थे सेवा के लिए। तो एक क्वेश्चन आपका ये पूछता है कि सल्तनत काल में, बेटा इधर देखिए, है ना, सल्तनत काल में सर्वाधिक दासों की संख्या किसके समय थी, तो फिरोज शाह तुगलक के समय थी। किसके समय थी, फिरोज शाह तुगलक के समय सल्तनत काल में जो है वो सर्वाधिक दासों की संख्या थी। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। तो एक आपके बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ये प्रसिद्ध विद्वान हैं। तो ये किसके दरबार में थे, तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। और इसने कुछ गलत काम भी किए, उसको गलत ही कहेंगे। किसी की धार्मिक चीज़ों को, धार्मिक आस्था को नष्ट करने वाला काम जो है वो गलत ही है। तो इसने कुछ गलत काम भी किए, जैसे कि पुरी, जो आपका उड़ीसा में पुरी है, वहाँ पे जो जगन्नाथ मंदिर है ना, फेमस मंदिर है, तो उसमें इसने काफ़ी तोड़ फोड़ की। इसी प्रकार से जो नगरकोट में ज्वालामुखी मंदिर है उसको भी जो है इसने नष्ट किया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम से। और लेकिन ये भी देखने में आया है कि एक उदार प्रवृत्ति का था, जो गरीब थे, दिनहीन थे, उनकी मदद के लिए सदैव ये आगे रहा।
तो इतिहासकारों ने जो है वो इसको एक संज्ञा दी है, वो क्या कहा है, सल्तनत काल का अकबर, सल्तनत काल का अकबर। तो सल्तनत काल का अकबर किसको कहा गया है, फिरोज शाह तुगलक को, फिरोज शाह तुगलक को। फिर देखते हैं फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद अगला शासक कौन बना आपका, तुगलक शाह। अगला शासक कौन था आपका, तुगलक शाह। तो ये शासकों के क्रम भी आपको दिमाग में रखने हैं, कोई कठिन काम नहीं है, एक कहानी के रूप में इसको हम अपने दिमाग में रख सकते हैं। हमने बहुत ज़्यादा इसमें फैक्ट जो है वो नहीं दिए हैं, हमने केवल वही फैक्ट इसमें सम्मिलित किए हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय की उपाधि के नाम से है ना, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय उपाधि के नाम से जो है वो दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा, तुगलक शाह बैठा। लेकिन यह एक विलासी प्रवृत्ति का था, फलस्वरूप क्या किया कि वहाँ के स्थानीय सरदारों ने जो है वो इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। और फिर किसको शासक बनाया, तो फिर जो है वो अबू बकर को जो है वो अगला शासक बनाया। लेकिन ये भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर पाया, सिर्फ क्रम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है, बाकी इसमें कोई ऐसे कोई फैक्ट नहीं है जो महत्वपूर्ण हो। तो अगला शासक अब कौन बना आपका, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। तो अबू बकर को हटा करके नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह को शासक बनाया। लेकिन इसमें भी कोई ऐसी खास बात नहीं है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। उसके बाद अगला शासक आपका कौन बना, नासिरुद्दीन महमूद शाह। तो ये इम्पोर्टेंट था, इस दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है ये कि तुगलक वंश का जो है वो ये अंतिम शासक था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है आपके कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कौन था आपका, नासिरुद्दीन, कौन था, नासिरुद्दीन महमूद शाह। कौन था, नासिरुद्दीन महमूद शाह। फिर लेकिन देखने में आया कि ये भी बहुत कुछ खास नहीं था, एक मात्र नाम मात्र का शासक ये बना रहेगा, है ना, नाम मात्र का शासक बना रहा। इसकी जो विस्तार था, शासन का विस्तार था, वो काफ़ी सीमित हो गया था। इतिहासकार लिखते हैं कि इसके शासनकाल में जो है वो सत्ता का विस्तार जो है दिल्ली से कहाँ तक, दिल्ली से पालम तक ही सीमित रह गया था। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और आता है इससे कि इसी के समय एक हिजड़ा था आपका मलिक सरवर। तो उसने जो है वो इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने जौनपुर में जो है वो एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, माने स्वतंत्र वंश की इसने जो है वो स्थापना किसने की, मलिक सरवर ने। और एक क्वेश्चन आपका इससे और बनता है कि जब ये दिल्ली का सुल्तान था उसी समय क्या हुआ कि 1398 में तैमूर लंग ने जो है वो क्या किया, दिल्ली पर आक्रमण किया और करीब 15 दिन तक जो है वो दिल्ली को लूटता रहा। हजारों की संख्या में जो हत्याएं हुई। और इतिहासकार लिखते हैं कि उस समय ये जो आपका अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद शाह, ये जो है वो डर करके दिल्ली छोड़ करके क्या किया, दिल्ली छोड़ करके भाग गया था। और ये तभी लौटा है जब, लेकिन इसकी सत्ता कमज़ोर पड़ गई थी। अंततः जो है वो खिज्र खां द्वारा जो है वो दिल्ली की सत्ता जो है वो प्राप्त कर ली। और खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की, सैयद वंश की। तो हमारा अगला वंश होगा आपका सैयद वंश। तो इसको आप देखिएगा, है ना। और कल मेरी ये कोशिश रहेगी क्योंकि सैयद वंश बहुत ज़्यादा बड़ा वंश नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है। इसी तरह से लोधी वंश में भी कुछ ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। तो कल के वीडियो में मैं सैयद वंश और लोधी वंश इनको जो है वो कंप्लीट करूँगा। तो ये हमारा एक प्रकार से एक ऐसा प्रयास है कि जो बच्चे कोचिंग में नहीं आ पा रहे हैं, यद्यपि ऑफलाइन क्लास हमारी शुरू है क्योंकि अभी कोई एग्ज़ाम वगैरह भी नहीं आए हैं, इस तरह बच्चों में जो है थोड़ा सा उत्साह की कमी है। तो बिल्कुल उत्साह में कमी ना रखें, उत्साह बनाए रखें, क्योंकि ये 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा के जो है वो चुनाव होने हैं। तो राजनीतिक दल, ख़ासतौर से जो सत्ता दल है, तो युवाओं को एक प्रकार से उनके आक्रोश को कम करने के लिए बहुत सारी वैकेंसियाँ देगा। तो एक प्रकार से आप लोगों के लिए एक सुनहरा दरवाज़ा जो है वो खुलने वाला है। जो उसमें चला गया तो चला गया, और जो नहीं जा पाया तो फिर वो लटका रह जाएगा। तो बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं और मेरा इस वीडियो का उद्देश्य ही है
कि ऐसे लोग जो क्लास में नहीं आ पा रहे हैं वो उसको देखें, उसका लाभ उठाएं। तो मैं RK सक्सेना अगले वीडियो तक आप लोगों से पुनः विदाई लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।